सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। और आज हमारा जो टॉपिक जो कंटिन्यू चल रहा था हर्ज़बर्ग का टू फैक्टर थ्योरी, तो आज इसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, परीक्षण करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी थिंकर की आलोचना से पूर्व उसकी पूरी थ्योरी को एक बार फिर से पढ़ना ज़रूरी है। तो एक बार आपने अब तक मैंने जितने वीडियो हर्ज़बर्ग के बनाए हैं वो सारे एक बार फिर से देख लीजिए, तो आपके दिमाग में जो पूरा एक खाका है वो ठीक से बैठ जाएगा। और उसके बाद फिर खुद चिंतन करिए कि आखिर आपको इसमें कहाँ कोई कमी समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो इसको आप जो है अपने तरफ से पहले एक कागज़ पर खुद सोच कर लिख लीजिए। और आइए अब हम आलोचना करते हैं। और ये देखिएगा कि जब हम आलोचना करेंगे तो संभव है कि कुछ पॉइंट्स आपको उसमें मिल जाएं और कुछ हो सकता है कि आपकी अपने दिमाग की उपज हों। और जो दिमाग की आपकी उपज होंगी निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जो है वो आपकी अपना एनालिसिस पावर की देन होंगी। और जब आप एग्ज़ाम में कुछ अलग लिख कर आते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगा कि जब भी थिंकर आते हैं तो थिंकर्स की आलोचना जो है वो यदि आपने ठीक तरीके से की है तो वो बहुत अच्छा नंबर देकर जाती है। तो आलोचना पर आप जो है वो विशेष रूप से फोकस किया कीजिए। इसलिए मैं हर चैप्टर हर वीडियो में जो लास्ट में जब कोई थिंकर हम ख़त्म करते हैं तो सबसे लास्ट में जो है उसकी हम आलोचना करते हैं। तो आइए हम आलोचना करते हैं फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी की। तो सबसे पहली बात तो यही है कि कोई औपचारिक रूप से कोई फॉर्मल कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो हर्ज़बर्ग ने नहीं किया है, जैसा कि मेयो ने किया था। ठीक है, 200 लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया, बट ये जो है वो उस श्रेणी में नहीं आता कि हम इसे कोई फॉर्मल एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल 200 लोगों या 200 से कुछ ज़्यादा लोगों का, यानी कि बहुत सीमित संख्या थी, सीमित लोगों का के साक्षात्कार के आधार पर या क्वेश्चनर के आधार पर आप जो है वो एक जनरलाइज्ड व्यू नहीं बना सकते। कोई जनरल थ्योरी या यूनिवर्सल थ्योरी आप नहीं दे सकते। तो बहुत सीमित लोगों की संख्या थी और उसके आधार पर एक जो कॉमन जो एक जनरल निष्कर्ष निकाला गया जो हम टू फैक्टर थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं, तो वो जो है मतलब बहुत रिलेवेंट या बहुत सही प्रतीत नहीं होता। थोड़ा कठिन होता है कि भाई सीमित लोगों के आधार पर आप कोई जनरल आप निष्कर्ष निकालें, तो वो बहुत कोई अच्छा तरीका नहीं है। तो ये भी एक दोष है कि सीमित व्यक्तियों के आधार पर एक जनरल थ्योरी दी गई है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर केवल इस बात पर फोकस किया गया है कि व्यक्ति कब संतुष्ट होगा कब असंतुष्ट होगा, यानी कि जो पूरा फोकस है वो सेटिस्फेक्शन और अनसेटिस्फेक्शन पर बेस्ड है, ना कि प्रोडक्टिविटी पर। कहीं भी इस पूरी थ्योरी में प्रोडक्टिविटी की चर्चा नहीं की गई है। बस ये की गई है कि व्यक्ति कब सेटिस्फाई महसूस करेगा, कब अनसेटिस्फाई महसूस करेगा। और जैसे कि मेयो कहते हैं कि भाई व्यक्ति यदि सेटिस्फाई है तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। तो चूंकि ये बात एक्सपेरिमेंटली कई बार हमने देखी है कि आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति यदि संतुष्ट है तो वो व्यक्ति अधिक कार्य करेगा। और चूंकि संतुष्टि जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो इनफाइनाइट है, जो हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप हमेशा संतुष्ट नहीं कर सकते और कोई व्यक्ति हमेशा संतुष्ट हो भी नहीं सकता। एक डिमांड पूरी होती है तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरी डिमांड क्रिएट हो जाती है। आपके पास एक मतलब जैसे आपने 150 गज का कोई या 100 गज का कोई घर बनाया, तो अगली बार ये ख्याल रहता है कि यार अगली बार घर बनाएंगे तो लगभग 200-250 गज का बनाएंगे, थोड़ा अच्छा बनाएंगे। फिर 200-250 गज का कभी बन भी गया तो आप सोचते हैं कि भाई यार थोड़ा सा और बढ़िया बनाएंगे। तो वो संतुष्टि जो है, वो सेटिस्फेक्शन जो है, आपने एक जॉब पाई, आप सोचते हैं कि नहीं यार और अच्छा करना, कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है, ये किसी भी व्यक्ति को कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। किसी की सैलरी 20 है, आप उसे 30 कर दो, फिर लगेगा नहीं यार 30 नहीं 40 होनी चाहिए। तो व्यक्ति जो है वो कभी संतुष्ट ना होने वाला प्राणी है, उसे आप कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उसकी जो इच्छाएं वो अनंत हैं, असीमित हैं, इसलिए उसको संतुष्ट कर पाना भी लगभग असंभव सा काम है।
तो चूंकि ये पूरी थ्योरी इस बात पर बेस्ड है कि व्यक्ति कब सेटिस्फाई महसूस करेगा, कब अनसेटिस्फाई महसूस करेगा, ना कि प्रोडक्टिविटी पर, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा दोष है इसका, जिसको हम लोग कोड कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो फैक्टर्स बनाए गए, आरोग्य घटक, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर, तो ये जो दोनों फैक्टर हैं, वो जो क्लासिफिकेशन किया है हर्जबर्ग ने, वो आपस में बदल भी जाता है। यानी कि मे बी कि कोई मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो हाइजीन फैक्टर बन जाए, या कोई हाइजीन फैक्टर जो है वो मोटिवेशनल फैक्टर भी बन जाए। जैसे उसने सैलरी यानी धन को हाइजीन फैक्टर में रखा है, लेकिन धन जो है, पैसा, सैलरी जो है, वो एक मोटिवेशनल फैक्टर भी हो सकता है, और अक्सर करके जो धन है, सैलरी जो है, पैसा जो है, वो एक अच्छा मोटिवेशनल फैक्टर भी है। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया है हर्जबर्ग ने, ये बहुत सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे हम हाइजीन फैक्टर समझ रहे हैं वो कभी कभी मोटिवेशनल फैक्टर बन जाते हैं। इसी तरीके से सभी स्तरों पर यदि आप देखेंगे तो ये समान रूप से लागू नहीं होता। वो इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे जो ये दोनों फैक्टर आपके दिमाग में हैं, आरोग्य फैक्टर, हाइजीन फैक्टर जो है, और एक मोटिवेशनल फैक्टर जो है। तो देखिए, जो लोअर लेवल का व्यक्ति है, यानी कि जो समूह गा या घा, या मतलब छोटे लेवल का जो वर्कर है, उसके लिए हाइजीन फैक्टर ही मोटिवेशनल फैक्टर हो जाते हैं। भाई एक व्यक्ति जो कि एक चपरासी है या बाबू है, अब वो उसके लिए जो मोटिवेशनल फैक्टर हैं वो तो बहुत दूर की चीज़ हैं। उसके लिए हाइजीन फैक्टर ही अपने आप में जो है वो मोटिवेशनल फैक्टर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि एक गरीब व्यक्ति है, ठीक से उसको खाने को भी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए 2 रोटी ही मिल जाएं, ठीक है, पेट भरने के लिए, तो वो उसके लिए वही मोटिवेशन है। अब वो बॉडी बनाने के लिए हाई प्रोटीन डाइट, अच्छी डाइट, मिनरल, दुनिया भर की चीज़ें, उसके लिए तो बहुत दूर की कौड़ी हैं। उसके लिए तो पेट भर जाए, यही अपने आप में उसके लिए मोटिवेशन है ना। तो जो बात हर्जबर्ग कह रहे हैं कि भाई मोटिवेशनल फैक्टर और जो हाइजीन फैक्टर हैं, तो यदि हम हाइजीन फैक्टर को देखें तो जो लोअर लेवल के जो वर्कर हैं, जो छोटे स्तर के जो लोग हैं, जो मतलब लो लेवल पर वर्क करते हैं, उनके लिए वही मोटिवेशन फैक्टर बन जाता है। एक व्यक्ति जो छोटे स्तर पर है, मान लो चपरासी है, बाबू है, अब उसकी सैलरी आप बढ़ा दीजिए, तो सैलरी बढ़ते ही या इंक्रीमेंट लगते ही उसके चेहरे पर एक जो अलग खुशी होती है, तो वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन, वो उसके लिए क्या हो गया, एक मोटिवेशन फैक्टर हो गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये सभी लेवल पर एक जैसा लागू होता हो ऐसा नहीं है। यदि हम ठीक से देखें तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये हायर लेवल पर, जो मैनेजमेंट लेवल है ना, जो टॉप लेवल है, टॉप ब्यूरोक्रेट, टॉप मैनेजमेंट, वहाँ तो ये लागू होता है। लेकिन छोटे या निचले स्तर पर यदि आप देखें, निचले लेवल पर आप देखें, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत रेलेवेंट, बहुत सही नज़र नहीं आता। इसी तरीके से ये जो दोनों फैक्टर हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं। मतलब हमने हर्जबर्ग ने बेसिकली दोनों फैक्टर्स को अलग अलग किया है, लेकिन आप देखेंगे तो ये दोनों ही जॉइंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं एक दूसरे पर। एक फैक्टर फुलफिल होता है तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरे फैक्टर भी फुलफिल होने लगता है ना। तो अच्छा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मे बी कि कोई हाइजीन फैक्टर जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मोटिवेशन फैक्टर बन जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे पर डिपेंड है। अच्छा, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब व्यक्ति सेटिस्फाई महसूस करता है तो वो उसका कारण खुद में ढूंढता है। आप इसको खुद भी सोच कर देखिए कि जब आप संतुष्ट होते हैं तो आप अपनी संतुष्टि आउटर एनवायरनमेंट में नहीं ढूंढते, क्योंकि संतुष्टि एक इनर वो है, फिनोमेना है, अंदर घटने वाली घटना है। तो जब आप सेटिस्फाई महसूस करते हैं तो उसका कारण आप खुद में खोजते हैं, और जब अनसेटिस्फाई महसूस करते हैं, असंतुष्ट महसूस करते हैं, तो उसका कारण आप बाहरी वातावरण में, आउटर एनवायरनमेंट में महसूस करते हैं। या विफलता यदि आपको कोई मिलती है, असफलता कोई मिलती है, तो उसका कारण अमूमन अक्सर करके यही होता है कि जब भी हम असफल होते हैं या संतुष्ट होते हैं
तो हम उसका रीज़न जो है वो खुद में ना ढूंढ के, अपने अंदर ना ढूंढ कर, एनवायरनमेंट में जो भी व्यक्ति हैं, हमारे आस पड़ोस है, हमारे माता पिता, रिश्तेदार या XYZ मित्र, कोई भी दोस्त, शत्रु, कहीं ना कहीं हम उसका ठीकरा जो है अपनी असफलता का दूसरे के सर यानी कि एनवायरनमेंट के सर फोड़ते ही फोड़ते हैं। ऐसा अक्सर करके देखा जाता है। तो ये संतुष्टि और असंतुष्टि का जो पैमाना है ये बड़ा विचित्र है, क्योंकि संतुष्टि आदमी अपने अंदर ढूंढता है और असंतुष्टि का कारण हमेशा वो बाहर ढूंढता है। अच्छा, एक और बात कि किसी व्यक्ति को क्या मोटिवेट करेगा, ये फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसकी अपनी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। ये देखिए बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किसी व्यक्ति को क्या चीज़ मोटिवेट करेगी। अब जैसे बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, महात्मा बुद्ध को देखिए कि महात्मा बुद्ध के पास क्या चीज़ नहीं है, सब कुछ है। उनके पिता ने उनको सब कुछ दिया है। अब लेकिन उनको क्या मोटिवेट कर रहा है? उनका ध्यान इस तरफ नहीं है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं, आज मेरे पास इतना एरिया है तो और ज़्यादा एरिया हो जाए। वो उस तरफ नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पिता तो एक छोटे जगह के राजा हैं। तो भाई एक राजा का बेटा जब राजा बनता है तो क्या सोचता है कि मेरा और भी बड़ा साम्राज्य हो, अपने पिता से बड़ा साम्राज्य हो। भाई ये चीज़ उसे मोटिवेट करती है कि वो कुछ करे। लेकिन उनको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ आपको मोटिवेट करेगी और क्या चीज़ आपको मोटिवेट नहीं करेगी, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर, ना कि फैक्टर पर। एक व्यक्ति है, आप उसकी सैलरी बढ़ा दीजिए तो भी आप ऐसा नहीं है कि वो जो है मोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य सैलरी नहीं, उसका उद्देश्य तो कुछ और है ना। तो ज़रूरी नहीं कि जो फैक्टर हम जो सोच कर चल रहे हैं वो मोटिवेट करेंगे ही करेंगे। और कौन सा फैक्टर मोटिवेट करेगा, कितना करेगा, ये व्यक्ति के फैक्टर पर डिपेंड ना करके व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि घर में कोई चीज़ आती है, कोई चीज़ आई, जैसे मान लो टेलीविज़न आया, घर में कोई नया टेलीविज़न आया, तो हर किसी व्यक्ति के जो खुश होने का जो एक क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। कोई एक सामान्य प्रतिक्रिया देता है, एक बच्चा ऐसा है जो उछल उछल के उस खुशी को अभिव्यक्त करता है, और एक व्यक्ति ये भी हो सकता है आलोचना करे कि भाई इतने बड़े टेलीविज़न की क्या ज़रूरत थी। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो कौन सी चीज़ क्या मोटिवेट करेगी ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, ना कि फैक्टर पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो हाइजीन सीकर और मोटिवेशन सीकर जो हमने आरोग्य खोजी और जो प्रेरणा खोजी का जो किया है, ये भी जो है वो अव्यवहारिक है, क्योंकि बेसिकली क्या केवल दो ही तरीके के लोग होते हैं भाई, क्लियर कट। चूंकि यहाँ तो क्लियर कट क्लासिफिकेशन हो गया ना कि हाइजीन सीकर और मोटिवेशन सीकर, आरोग्य खोजी और प्रेरणा खोजी। तो यानी कि हमने दो वर्ग बना दिए। लेकिन क्या पूरी दुनिया के सभी लोग इन्हीं दो वर्गों में आते हैं? और क्या ये वर्ग क्लियर कट है? नहीं, क्योंकि बेसिकली ये देखिए मन की स्थितियां हैं कि कब व्यक्ति सेटिस्फाई महसूस करेगा। कभी कभी आपने खुद भी महसूस किया होगा दोस्तों कि सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो चीज़ एक आपको चाहिए वो सब है, लेकिन किसी किसी दिन आप बड़े अपने आप को असंतुष्ट महसूस करते हैं, है ना, खिन्न महसूस करते हैं, कुछ लगता है कि यार कुछ कमी है, अब जबकि वास्तव में आपके पास कोई कमी नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आप उसमें भी हंस रहे हैं, उसमें भी आप मुस्कुरा रहे हैं, उसमें भी आपने जो अपने आप को खुश रखने का तरीका ढूंढ लिया। और कभी कभी सारी खुशियां हैं, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मन आपका असंतुष्ट है, आप अपने आप को बेचैन महसूस कर रहे हैं। तो ये क्या है बेसिकली? अब यदि फैक्टर पर डिपेंड होता तो फैक्टर फुलफिल होते ही व्यक्ति को खुश हो जाना चाहिए, और फैक्टर के हटते ही व्यक्ति को दुखी हो जाना चाहिए, असंतुष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये मन की स्थितियां हैं। जरूरी नहीं है कि फैक्टर अवेलेबल हैं सारे तो व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट महसूस करेगा। और एक ही व्यक्ति, जैसे कि वो कह रहे हैं ना कि व्यक्ति दो तरीके के होते हैं, एक हाइजीन सीकर और एक मोटिवेशन सीकर। लेकिन कभी कभी व्यक्ति हाइजीन सीकर की तरह भी सोचता है और कभी कभी वही व्यक्ति मोटिवेशन सीकर की तरह भी सोचता है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हर व्यक्ति के अंदर ये दोनों फैक्टर
जो है उसके रेशियो ज़रूर होते हैं। मतलब रेशियो का मतलब ऐसे मानकर चलिए कि 30% हाइजीन सीकर, 70% मोटिवेशन सीकर, या 40% जो है वो हाइजीन सीकर, 60% मोटिवेशन सीकर, या 70% हाइजीन सीकर, 30% मोटिवेशन सीकर। मतलब ये कुछ भी रेशियो हो सकता है, बट कोई भी आदमी इस दुनिया में शुद्ध रूप से हाइजीन सीकर या शुद्ध रूप से मोटिवेशन सीकर नहीं हो सकता। मैंने जो दोनों व्यक्तियों की जो खूबियाँ बताई हैं, आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि कभी कभी आप बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, बहुत सकारात्मक बातें करते हैं, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं। कभी कभी आप अपने व्यवहार से ठीक उलट चलने लगते हैं, अपने आप को अनसेटिस्फाई महसूस करते हैं, बात बात में कमियां ढूंढते हैं, खिन्न होते हैं। तो यानी कि एक ही व्यक्ति कभी भी हाइजीन सीकर भी हो जाता है और कभी भी वो मोटिवेशन सीकर भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इनका रेशियो, अब ये रेशियो घटता बढ़ता भी है। ऐसा नहीं कि एक फिक्स हो गया कि भाई आप 40% मोटिवेशन सीकर हैं और 60% हाइजीन सीकर हैं, ऐसा नहीं है। ये भी फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों पर फ्लक्चुएट करता है, एनवायरनमेंट पर भी फ्लक्चुएट करता है, आपके व्यक्तित्व पर फ्लक्चुएट करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर इनके जो रेशियो है वो चेंजेस होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इन दोनों ही फैक्टर्स का कुछ ना कुछ अंश होता ही होता है। और चूंकि अब देखिए, अब यहाँ पर बात आ गई ना कि कितना उसमें परसेंटेज हाइजीन सीकर का है और कितना परसेंटेज मोटिवेशन सीकर का है, वो उसका अपना एक व्यक्तित्व तय करता है, वो उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, उसके सेटिस्फेक्शन और अनसेटिस्फेक्शन को जो है वो क्रिएट करता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हर वर्ग का ये जो क्रिटिकल एनालिसिस है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया है और बहुत कॉमन और बहुत रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ कि आपको आलोचना के सारे बिंदु अच्छे से समझ में आएँ। इसके अलावा भी यदि आपके दिमाग में कोई और ऐसा बिंदु आता है जो आपके क्रिटिकल एनालिसिस में जो मैंने जो समझाया उसमें नहीं है, तो उसे भी आप अपनी बुद्धि से नोट कर सकते हैं। तो ये रहा हर वर्ग का क्रिटिकल एनालिसिस। और जब हम बात करते हैं रिलेवेंसी की, तो दोस्तों हर वर्ग आज भी जो है एक ऐसे मोटिवेशन साइकोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं जिनकी ये जो मोटिवेशन थ्योरी है, 2 फैक्टर थ्योरी, ये आज भी अपना अद्वितीय स्थान मोटिवेशन के क्षेत्र में रखती है। खासतौर से साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी हर वर्ग का नाम जो है बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हर वर्ग का ये पूरा का पूरा वीडियो, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं सारी वीडियो, आपको बहुत पसंद आए होंगे। और अब कैसा भी सवाल बन जाए, आप हर वर्ग के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड के साथ लिखकर आ सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।